नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रमजान से पहले पाकिस्तान की जामिया मस्जिद में बम विस्फोट, 5 लोगों की मौत, तालिबान से है इसका कनेक्शन। खबर में आगे जिक्र होगा कि चीन को झटका देने की तैयारी में भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में तलाश रहा है ये खास चीज। आगे जिक्र होगा बिहार चुनाव का। बिहार चुनाव से पहले 34 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल ने किया ऐलान। आगे आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार की यात्रा, मोदी का आगमन, बिहार में समय से पहले होगा चुनाव और इन सवालों को लेकर 5 संकेतों ने दिया जवाब। आगे जिक्र होगा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अमित शाह की बड़ी बैठक, सीएम रेखा गुप्ता भी रही मौजूद। 12 साल बाद हुई ऐसी मीटिंग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। रमजान से पहले पाकिस्तान की जामिया मस्जिद में बम विस्फोट, 5 लोगों की मौत, तालिबान से कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित एक मस्जिद में शुक्रवार को शक्तिशाली बम धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। ये घटना रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत से पहले घटी है। पुलिस अधीक्षक अब्दुल राशिद ने बताया कि ये विस्फोट खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अकोरा खटक जिले में हुआ है। ये मस्जिद एक प्रो तालिबान मदरसे जामिया हक्कानिया के भीतर स्थित थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन को झटका देने की तैयारी में भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में तलाश रहा ये खास चीज़। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लिथियम के लिए चीन पर अपनी निर्भरता घटाने के लिए भारत ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं और इसी क्रम में भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में इन खनिजों की तलाश कर रहा है। भारत के खनन सचिव VL कांता राव ने गुरुवार को कहा कि भारत जाम्बिया, कांगो और ऑस्ट्रेलिया से लिथियम, कोबाल्ट और तांबे जैसे महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंचने के लिए खनन के मौक़ों की तलाश कर रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि इन देशों की सरकारें भारतीय राज्य उद्यम संघ के साथ मिलकर काम कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले 34 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात देने की घोषणा की है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शुक्रवार को बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान बताया कि सरकार 12 लाख सरकारी नौकरियां देने जा रही है। साथ ही चुनाव से पहले 34 लाख युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य को भी पूरा कर लिया जाएगा। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि बिहार सरकार राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है। सरकारी नौकरियों के साथ साथ स्वरोजगार और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाखों लोगों को काम मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि चुनाव की घोषणा से पहले 34 लाख लोगों को रोजगार दे दिया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश की यात्रा, मोदी का आगमन, बिहार में समय से पहले होगा चुनाव, 5 संकेतों से समझिए अंदर की बात। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले होने की चर्चा पिछले ही साल से चल रही है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के वक्त से ही ये चर्चा रुक रुक कर होती रही है। इस चर्चा ने अब जोर पकड़ लिया है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक आधार नहीं है, सिर्फ संकेतों से अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर में होने वाला विधानसभा चुनाव से पहले भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भी अप्रैल-मई के महीने में ही चुनाव होंगे, इसलिए कि उसके बाद गर्मी और बारिश का मौसम शुरू होगा। वोटर टर्नआउट ठीक ठाक रहे, इसके लिए अप्रैल-मई का वक्त ही उचित होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद यात्रा की बजाय प्रगति यात्रा का शुभारंभ 23 दिसंबर 2024 को वाल्मीकि नगर से किया था। तकरीबन 2 महीने चली यात्रा 21 फरवरी को पटना में समाप्त हुई और इस दौरान सीएम ने जिले की यात्रा की, वहां चल रहे कार्यों की समीक्षा की और हर जिले के लिए ज़रूरत और मांगों के हिसाब से योजनाओं की घोषणा की। जेडीयू के पोस्टर में दावा किया गया कि 300 अरब रुपए की नई योजनाओं की घोषणा नीतीश ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान की और इन योजनाओं को विधिवत कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव कहते रहे हैं कि सरकारी पैसे से नीतीश कुमार लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को समय से पहले चुनाव का पहला संकेत माना जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अमित शाह की बड़ी बैठक, सीएम रेखा गुप्ता रही मौजूद। 12 साल बाद हुई ऐसी मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव और IB चीफ समेत गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में नवगठित दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाने की रणनीतियों के साथ साथ शहर में कानून और व्यवस्था के लिए उभरते खतरों से निपटने के लिए पुलिस उपायों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
बैठक के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि जब भी भारत सरकार ने दिल्ली के लिए बड़ी समस्याएं पैदा करने वाले छोटे मुद्दे पर विवरण मांगा तो दिल्ली की तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने कभी भी इस पर सहयोग नहीं किया। यहाँ कहा कि और किन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, इस पर विस्तृत चर्चा की गई और उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिल्ली में प्राथमिक चर्चा की गई और जल्द ही इस पर नीति बनाने पर काम किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल हो सुधार, भारत ने सदस्यों को लगाई फटकार और आतंकवादी के रक्षक चीन को भी सुनाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने गुरुवार को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सहायक बॉडीज़ के कामकाज के तरीकों में तत्काल सुधार का आह्वान किया। भारत ने यूएनएससी के निकायों में ज़्यादा पारदर्शिता लाने के आग्रह किया और भारत ने आतंकवादी संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट में डालने के प्रस्तावों को अस्वीकार करने या रोकने के फैसले के बारे में बरती जाने वाली गोपनीयता की आलोचना की है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने इस प्रथा को छिपा हुआ वीटो बताया है और उन्होंने तत्काल इसमें सुधार लाने का आह्वान किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंडियन नेवी का हिस्सा बनेगा दुनिया का सबसे खतरनाक युद्धपोत, ब्रह्मोस की लैस तमाल की ताकत कर देगी हैरान, दोस्त रूस ने किया तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना को जल्द ही दुनिया का सबसे एडवांस मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाल मिलने जा रहा है। रूस में निर्मित ये युद्धपोत भारतीय नौसेना के लिए मील का पत्थर होगा, जो विदेश से भारत में आने वाली आखिरी फ्रिगेट होगा। ये युद्धपोत घातक ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल को दाग सकता है। तमाल युद्धपोत 2016 में 4 तलवार श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट्स के निर्माण समझौते का हिस्सा है, जिसमें 2 रूस में और 2 भारत में बनाए जाने हैं और इस सौदे के तहत दूसरा युद्धपोत अब तैयार है और इसी साल जून में भारतीय नौसेना का हिस्सा बन सकता है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जेपी नड्डा के बाद कौन संभालेगा बीजेपी की कमान, तारीख तक हो जाएगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। अब हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि अध्यक्ष का नाम 15 मार्च से पहले घोषित किया जा सकता है। बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा जल्दी की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक यह ऐलान अगले 2 हफ्ते के भीतर हो सकता है। पार्टी के संगठनात्मक चुनाव 12 राज्यों में पूरे हो चुके हैं और माना जा रहा है कि अध्यक्ष का नाम 15 मार्च से पहले घोषित किया जा सकता है और उसके बाद हिंदू कैलेंडर के अनुसार अशुभ अवधि शुरू हो जाती है। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम आधे राज्यों में संगठनात्मक चुनाव होना जरूरी है और इससे पहले बूथ, मंडल और जिला स्तर पर चुनाव होते हैं। रुख करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूरोपियन कमीशन की चीफ के साथ बैठक के बाद बोले पीएम मोदी, लोगों से लोगों का जुड़ाव हमारे संबंधों की सबसे मजबूत संपत्ति। जी हाँ दोस्तों, वॉन डेर लेयन के साथ वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एवं यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी स्वाभाविक है। भरोसा और लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास इसका मूल है। वॉन डेर लेयन यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की ये भारत यात्रा अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि भारत एवं यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी को बढ़ावा और गति देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रोहिंग्याओं के मददगारों, खराब प्रदर्शन वाले पुलिस वालों की खैर नहीं, गृह मंत्री अमित शाह के सख्त निर्देश। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को भारत में घुसने में मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और इससे सख्ती से निपटना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और समन्वय पर उच्च स्तरीय बैठक की। आपको बता दें कि यहाँ पर इस दौरान अमित शाह ने कहा कि लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों और सब डिवीज़नों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। शहर में अंतर्राज्यीय गिरोहों को बेरहमी से खत्म करना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। रुख करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने की नई शिक्षा नीति की वकालत, कहा यह मौजूदा प्रणाली को बदलने का प्रयास। यहाँ दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नई शिक्षा नीति को अपनाने की वकालत की और कहा कि नई शिक्षा नीति में फील्ड वर्क,
प्रैक्टिकल और अनुसंधान जैसे तत्वों को शामिल करके मौजूदा शिक्षा प्रणाली की प्रकृति को बदलने का प्रयास किया गया है। हैदराबाद में DRDO द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह विज्ञान वैभव 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य की संयुक्त जिम्मेदारी है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिले, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और इसके अलावा भावी पीढ़ियां भविष्य और वैश्विक स्तर पर भी तैयार हों। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बांग्लादेश में फिर पलटेगा गेम, मोहम्मद यूनिस के पर कतरने की तैयारी में है हसीना के करीबी सेना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद अंतरिम सरकार ने व्यवस्था संभाल रखी है, जिसके मुखिया मोहम्मद यूनिस हैं। बीते साल अगस्त में शेख हसीना को देश छोड़कर निकलना पड़ा था, लेकिन तब से ही हिंसक घटनाएं जारी हैं। हिंदुओं समेत अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसक घटनाएं हो रही हैं, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर कोई उत्तरदायी नहीं दिख रहा है। हाल यह है कि उन छात्र संगठनों के बीच ही टकराव की स्थिति है जिन्हें आह्वान पर सत्ता पलट हुआ था, और ऐसी स्थिति में अब बांग्लादेश की आर्मी ने चेतावनी दी है कि यदि यही हाल रहा तो फिर हम सत्ता के सूत्र संभाल सकते हैं। और बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमा का कहना है कि जिस तरह की आंतरिक कलह और अव्यवस्था है, उस स्थिति में सेना को अपनी भूमिका बढ़ानी होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या बिहार में इस बार बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री? चुनाव से पहले सर्वे ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट विस्तार ने सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के भीतर सत्ता के पुनर्गठन का संकेत दिया है। नीतीश कुमार के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव से पहले बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक सुनियोजित कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 फरवरी को अपनी मंत्रिपरिषद में 7 नए चेहरे को शामिल किया और ये सभी गठबंधन सहयोगी बीजेपी से हैं। ये कदम चुनावी मौसम से पहले बीजेपी की बढ़ती मुखरता को दर्शाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी, 10 मार्च से शुरू हो रहे संसद सत्र में किया जा सकता है पेश। जी हाँ दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी और यहाँ पर सूत्रों के हवाले एक रिपोर्ट में बताया कि जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर इस विधेयक को मंजूरी दी गई है। खबरों के मुताबिक इस विधेयक को संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पेश किए जाने की संभावना है। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा और सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी की कैबिनेट की बैठक में इन संशोधनों को मंजूरी दी गई। पिछले साल अगस्त महीने में वक्फ बिल को पहली बार पेश किया गया था। विपक्षी विरोध के चलते इसे संसदीय समिति को भेज दिया गया था। जगदम्बिका पाल की अगुवाई वाली समिति ने कुछ संशोधनों के बाद विधेयक से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। वक्फ बिल पर संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद में 13 फरवरी को पेश की गई थी और समिति की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार ने मांझी के बेटे से छीना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नए मंत्रियों को किया आवंटित। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सभी मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। ये कदम राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच उठाया गया है, जो करीब 8-9 महीने बाद होने वाले हैं। मंत्रिमंडल अब अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच गई है, जिसमें 7 नए मंत्री सभी भारतीय जनता पार्टी से शामिल किए गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूएन में भारत ने पाकिस्तान की जमकर लगाई क्लास, कहा कश्मीर पर उपदेश देने के लायक नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, भारत ने बुधवार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में पाकिस्तान पर जमकर पलटवार किया। पाकिस्तान ने भारत पर जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र को दबाने और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए थे और भारत ने कहा कि ये बिना आधार के दुर्भावनापूर्ण आरोप है। भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान खुद मानवाधिकारों के उल्लंघन से ग्रस्त है और दूसरों को उपदेश देने के लायक नहीं है। उसका भाषण पाखंड से भरा हुआ है। भारत के राजनयिक कृतिज त्यागी ने कहा कि भारत पाकिस्तान द्वारा किए गए बिना आधार और दुर्भावनापूर्ण आरोपों का जवाब दे रहा है। यह अफसोसजनक है कि पाकिस्तान के तथाकथित नेता और प्रतिनिधि अपने सैन्य आतंकवादी तंत्र द्वारा किए गए झूठ को फैलाने में लगा हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान के कानून, न्याय और मानवाधिकार मंत्री आजम नज़ीर तरार ने फोरम में कहा था कि कश्मीर में लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का लगातार उल्लंघन हो रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और प्रस्तावों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर, केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कर दी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत अपने इतिहास में पहली बार इस वर्ष मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करेगा। साल के अंत तक सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन मंगलवार को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया। उन्होंने खास तौर पर मध्य प्रदेश का उल्लेख किया, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का कार्य तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने भोपाल और जबलपुर में 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टरों की मंजूरी दे दी है और जो इस क्षेत्र में और भी तेजी ला रहे हैं। वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और नेतृत्व ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ये सेक्टर अब केवल भारत के विकास में ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आध्यात्मिक पर्यटन का आधार कोई बन सकता है तो वो उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ का बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था और अर्थव्यवस्था का जो दृष्टिकोण दिया है उसके तहत आध्यात्मिक पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और देश में आध्यात्मिक पर्यटन का आधार कोई बन सकता है तो वो उत्तर प्रदेश है। यहाँ सेक्टर 2 में मीडिया कर्मियों के साथ संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ वास्तव में एक वैश्विक आयोजन बन गया और इसकी सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। योगी ने कहा कि पिछले वर्ष लगभग 65 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के मंदिरों को लेकर प्रख्यात विभिन्न शहरों में आए थे, जिनमें अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, चित्रकूट, विंध्याचल, गोरखपुर और नैमिषारण्य शामिल है। उन्होंने कहा कि अकेले प्रयागराज में पिछले 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख पर्यटक और श्रद्धालु आ चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्वी लद्दाख में मिलकर काम करने को तैयार भारत की सख्ती के बाद चीन को आया कल। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत की 2 टूक पर चीन ने अपने तेवर बदलने शुरू कर दिए हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसकी और भारत की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को समाप्त करने के प्रस्तावों को व्यापक और प्रभावी तरीके से लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि हम सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए भारतीय पक्ष के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल वू कियान ने यहां एक मीडिया ब्रीफिंग में पूर्वी लद्दाख सेक्टर में स्थिति के सामान्य होने से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में चीनी और भारतीय सेनाएं सीमा क्षेत्रों के संबंधित प्रस्तावों को व्यापक और प्रभावी तरीके से लागू कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 10 मार्च से पहले होगा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता के बाद अब संगठन चुनाव पर फोकस। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव और भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कारण अटके भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव की प्रक्रिया अब फिर से शुरू होगी। बूथ मंडल और जिला अध्यक्षों के चुनाव के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। माना जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में अर्थात 10 मार्च से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में सभी 62 भाजपा जिलाध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया इंदौर शहर में सुमित मिश्रा और इंदौर ग्रामीण में श्रवण सिंह चावड़ा के निर्वाचन के साथ 30 जनवरी को पूरी हो चुकी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित पावन नगरी चित्रकूट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने राष्ट्र ऋषि भारत रत्न नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि पर विशेष श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नानाजी जैसे महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देना कितना उचित है मालूम नहीं। कुछ लोगों के जीवन ऐसे होते हैं, वह युगों तक अपना असर छोड़ते हैं और युग को परिवर्तनकारी बनाने का काम करते हैं। नानाजी उनमें से एक हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्र ने बीजेपी के 32 नेताओं की हटाई सुरक्षा। अमित शाह ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली है। गृह मंत्रालय की समीक्षा समिति ने एक लिस्ट जारी की जिसमें पिछले साल लोकसभा चुनाव में हो रहे हारे कुछ बीजेपी नेताओं के नाम शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मार्च में 2 बार गुजरात का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वागत के लिए तैयारियां शुरू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च महीने में 2 बार गृह राज्य का दौरा करेंगे और सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के दोनों दौरे
10 मार्च से पहले होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 मार्च को शासनगिर अभयारण्य पहुंचेंगे और 3 मार्च को ही वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के डे मनाएंगे और यहां पर उनके रुकने की तैयारियां भी की जा रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जहां पर आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी के 3 दिन में 3 बड़े फैसले मोदी ने सेट कर दिया एजेंडा। नड्डा ने दिया टास्क और अब नीतीश कैबिनेट के विस्तार से सधेगा समीकरण। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की चुनावी जंग फतेह करने के बाद बीजेपी ने अपना पूरा फोकस बिहार पर केंद्रित कर दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव भले इस साल के आखिर में है, पर बीजेपी ने अभी से ताबड़तोड़ तरीके से सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। पार्टी ने 3 दिन में 3 बड़े सियासी कदम उठाए हैं। पीएम मोदी भागलपुर रैली से बिहार चुनाव का सियासी एजेंडा सेट करते नजर आए और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचकर पार्टी नेताओं को चुनाव धार देने के लिए टास्क सौंपा और अब बुधवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार कर सियासी समीकरण साधने के साथ एनडीए में बेहतर केमिस्ट्री बनाए रखने की स्ट्रैटेजी अपनाई है। बिहार में 8 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी अभी से ही एक्टिव हो गई है। सोमवार को पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है।